गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसको सेकेंड ईयर में हम दो चैप्टर में पढ़ते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हिच आर नॉट इन मोशन। वैसे स्टैटिक से हमें पता चल रहा था कि समथिंग व्हिच इज नॉट इन मोशन, वो जो समथिंग है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। मतलब मैं ये कहने वाला हूँ कि ये दोनों चैप्टर में एक चीज कॉमन है, वो है चार्ज जो कि रेस्ट में होगा। मतलब इन दोनों चैप्टर का जो सोर्स होगा वो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज व्हिच इज रेस्ट इन व्हिच इज एट रेस्ट। ठीक है। तो देखो हम चैप्टर 1 जो है इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है। तो मैं आज इसको डिस्कस करने वाला हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को। ठीक। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं पहले। तो दोनों चैप्टर में हमारे पास कॉमन चीज क्या है? दोनों चैप्टर का सोर्स जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि एट रेस्ट में है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो मैं इलेक्ट्रिक चार्ज से शुरू करता हूं। पहले ये जान ले कि चार्ज क्या है, फील्ड के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज को जानने से पहले हम एक चीज ऐसे देखते हैं। अगर मेरे पास मान लो एक मैग्नेट है, मान लो ये एक पीस ऑफ मैग्नेट, ठीक है। तो इस मैग्नेट के सामने मैंने अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेके आया, मान लो ये एक आयरन नेल है, मैंने इसको यहां पे रखा, तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? तो सीधी सी बात है, ये मैग्नेट इस आयरन नेल को अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और हटा दिया दूर, तो डिस्टेंस अभी बढ़ गया है, तो मे बी ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, बट जितना स्ट्रांगली यहाँ पे रहने पर अट्रैक्ट कर रहा था उतना स्ट्रांगली ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, है ना। और मैंने इसको बहुत दूर हटा दिया, तब जाके मतलब ये इसको शायद अट्रैक्ट ना ही करे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तुमने एक मैग्नेट रख दिया ना, अगर तुमने कहीं पे एक मैग्नेट रख देते हो तुम, तो होता यूं कि ये मैग्नेट इसके सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट कर लेता है, और उसी फील्ड के सामने अगर तुमने कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा, तो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो उसके फील्ड को रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। और इस मैग्नेटिक मटेरियल को अगर तुमने इसके फील्ड से दूर हटा दिया, तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा मैग्नेटिक मटेरियल को। अनदर वे आई कैन से ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो इस फील्ड को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है। तो चलो, ठीक एग्जैक्टली सिमिलर वे पे अगर तुम इलेक्ट्रिक चार्ज, मान लो प्लस क्यू एक चार्ज है, इसको तुम रख देते हो ना, तो ये चार्ज ही इसके सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट कर देता है। ये इसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज वो फिजिकल क्वांटिटी है जो अगर कहीं पे भी तुमने प्लेस कर दिया तो वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट कर देता है। ठीक है। ठीक आयरन नेल की तरह मैं अगर कोई दूसरा चार्ज, जैसे कि ये वाला जो चीज है वो मैग्नेट की तरह डील कर रहा है, मान लो ये सोर्स है, ये जो चार्ज है वो सोर्स है। सोर्स क्यों? क्योंकि सोर्स इसलिए है, ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ठीक है। जैसे कि मैंने आयरन नेल लेके आया था मैग्नेट के सामने, ठीक उसी तरह अगर मैं ये एक चार्ज है, अगर इसको मैं यहाँ पे कहीं पे रखता हूं और ये भी प्लस है, ठीक है, तो दोनों प्लस होगा, तो ये इसको रिपेल करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर मुझे डिफाइन करना है तो ऐसा करूंगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज वो फिजिकल क्वांटिटी है, तुमने कहीं पे भी प्लेस कर दिया तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो है वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करता है। अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को रेस्पॉन्स करता है। मान लो ये वाला चार्ज नेगेटिव होता तो ये अट्रैक्ट हो जाता, रेस्पॉन्स कर रहा है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को। पॉजिटिव होता तो ये रिपेल होगा, फिर भी रेस्पॉन्स कर रहा है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। तो देखो सिमिलरली मैं अगर ये कहूं कि ये वाला जो चार्ज है इसको मैंने यहाँ पे कहीं पे रख दिया, मान लो यहाँ पे, तो इतना जो मैंने बाउंड्री लाइन बनाया, मैंने ये कहा कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज को जब तुम यहाँ पे रखते हो तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत दूर तुमने यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है, तो ये इसको कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो
ये तो हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज चार्ज, मतलब चार्ज वो फिजिकल क्वांटिटी है अगर तुमने कहीं पर रख दिया वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करता है, या फिर चार्ज वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसको रिस्पॉन्स भी कर सकता है। ठीक है, तो हम आगे ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हेन ए बॉडी इज सेड टू बी चार्ज। तो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन ए बॉडी इज सेड टू बी चार्ज। तो ये वाला जो चीज है वो तुम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। मान लो मेरे पास एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, और इस बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, अगर ये वाला बॉडी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, लूज कर रहा है, तो ये वाला बॉडी जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मान लो और एक बॉडी है बी, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है तो ये वाला बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपने इसका आंसर आपको मिल गया है ना। मूव करते हैं आगे, हम बात करेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्रॉपर्टीज जानने से पहले हम पहले ये जानने की कोशिश करें कि व्हाट आर द प्रोसीड्यूर टू चार्ज ए बॉडी, मतलब प्रोसेस ऑफ चार्जिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। थोड़ी देर पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि व्हेन ए बॉडी इज सेड टू बी चार्ज, हमें ये पता चला कि कोई भी बॉडी अगर ऐसा है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या फिर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो चार्ज हो जाएगा। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द प्रोसेसेस विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन चार्ज ए बॉडी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यहाँ पे 3 डिफरेंट प्रोसेसेस दिया हुआ है। फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड जो है वो है कंडक्शन, और थर्ड इंडक्शन। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फ्रिक्शन, अगर आप किसी भी बॉडी को बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन चार्ज करना चाहते हो तो आपको 2 बॉडी चाहिए। 2 बॉडी को, अगर आप 2 बॉडी को रब करते हो ना, तो रब बाय द प्रोसेस ऑफ रबिंग आप उसको चार्ज करते हो, उसी को हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन के वजह से ही, मतलब तुमने किसी 2 बॉडी को चार्ज किया, मान लो ये एक बॉडी है ए और ये एक बॉडी है बी, इन दोनों को तुमने रब किया तो अकॉर्डिंगली इसमें एक टाइप ऑफ चार्ज आ जाता है, मतलब टाइप 1 चार्ज इसमें आ जाता है। तो इसमें टाइप 1 चार्ज नहीं आता, किसी दूसरा टाइप की चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो बाद में पता चला कि अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, मतलब फ्रिक्शन ही वो प्रोसीड्यूर था चार्जिंग का, और उसी से हमें पता चलता है कि देयर आर ओनली 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। माइंड इट, फ्रिक्शन से ही हमें एक्चुअली पहले पता चला। ठीक है, तो फ्रिक्शन के बारे में और इतना ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, तो विद द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन भी तुम चार्ज कर सकते हो, मतलब रब करके। ठीक है, तो फ्रिक्शन से वो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फ्रिक्शन से हमें पता चला कि देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस। फ्रिक्शन के बाद ही ये पता चल रहा था कि लाइक चार्जेस जो है रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्ज जो है अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव नेगेटिव होगा तो दे विल रिपेल ईच अदर, और पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन। कंडक्शन, जैसे कि मैंने कहा कि फ्रिक्शन वो एक प्रोसीजर है जिससे आप चीजों को रब करके चार्ज कर सकते हो। मान लो कि मेरे पास एक ग्लास रॉड है, मान लो कि मेरे पास एक ग्लास रॉड है और उसको मैंने बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन पॉजिटिव चार्ज कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास है ग्लास रॉड। तो हम एक्चुअली मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे कंडक्शन। ठीक है, तो जैसे कि फ्रिक्शन से हमें जानकारी मिल गया था तो उसी को यूज कर रहे हैं। मान लो बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन मैंने ग्लास रॉड को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, और मेरे पास अब मेरे पास मान लो एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है जो कि है न्यूट्रल। तो मैंने बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन एक ग्लास रॉड को चार्ज किया हुआ है, मुझे पता है कि कैसे इसको पॉजिटिव चार्ज करना है रब करके। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं यहाँ पे कंडक्टर को इससे टच कर देगा। अब ये कंडक्टर है, कंडक्टर का डेफिनेशन हमें पता है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्टर वो चीज होता है जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पैसेज देता है, तो ये चार्जेस इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। फिर अगर मैं इस रॉड को हटा दूं तो ये वाला जो बॉडी ए था वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ रहे हो ना, एक्चुअली हम तो वही डिस्कस कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। और इसमें जो सेकंड टाइप है वो कंडक्शन है। तो कंडक्शन में मैंने क्या बताया, कंडक्शन में मेरे पास एक कंडक्टर होना चाहिए, उस कंडक्टर को अगर वो कंडक्टर अगर न्यूट्रल है और उस न्यूट्रल कंडक्टर को मैंने कोई भी चार्ज बॉडी से टच किया,
यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, कोई अगर नेगेटिव बॉडी भी तुम इस न्यूट्रल कंडक्टर से टच करते तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट कंडक्शन। तो कंडक्शन के लिए तुम्हें टच करना पड़ता है, बट इंडक्शन जो प्रोसीड्योर है, इंडक्शन चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन वो प्रोसीड्योर है जहां पे तुम किसी भी कंडक्टर तो तुम यूज करोगे, बट ये तुम अनटच रहेगा, ठीक है। ये दो पॉइंट याद रखना, इंडक्शन में हम कंडक्टर को चार्ज कर देंगे बट उसको टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंडक्शन क्या है उसको और अच्छी तरीके से मैं समझाता हूं एक एग्जांपल लेके, तो तुम समझ जाओगे, ठीक है। तो इंडक्शन मैंने सिर्फ ये बताया, इंडक्शन प्रोसेस में हम जो चार्ज करते हैं वो अनटच वे में करते हैं। तो मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ये किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पे है रखा हुआ, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज है नहीं, ठीक है। और अलग से मैं और एक चीज ले लेता हूं, वो है ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है जिसमें मैंने एक न्यूट्रल कंडक्टर लिया, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, और मैंने एक ग्लास रॉड लिया, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड। तो ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 में एक काम करता हूं, मैं इसको, इस रॉड को मैं यहां पे कहीं पे लेके आता हूं, ठीक है। तो इसको मैं यहां पे लेके आया, इसी ग्लास रॉड को मैं इसके सामने लेके आया। अब देखो ये वाला जो ग्लास रॉड है ये इसको टच नहीं कर रहा, बट ये कंडक्टर है और इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज इसके सामने आ गया ना, तो मैं कह रहा हूं कि इस, ये जो न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल है, पहले तो ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल मतलब इसके पास एक्स्ट्रा कोई चार्ज है नहीं अभी, बट इसमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बहुत सारे हैं जो कि न्यूट्रल वे में। तो इस पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव चार्जेस है इसके वजह से इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके सामने आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज इसका जो बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस है उसको खींचने की कोशिश करेगा। इसमें तो पॉजिटिव चार्ज भी थे, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, रिपेल ही होगा, तो वो तो यहां चला जाएगा, समझ रहे हो। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने दो चीजें ली थी, एक ग्लास रॉड और एक न्यूट्रल कंडक्टर, मैंने उन लोगों को दूर रखा। अब नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 2 में मैंने क्या किया, इस ग्लास रॉड जो पॉजिटिवली चार्ज था इसको इसके सामने लेके आ गया, ठीक है। तो देखो इसके सामने लाने से क्या हुआ, इंड्यूस हुआ, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से हट गया। ये इसको अट्रैक्ट तो कर रहा है बट ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जा नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि ये टच नहीं है। नेक्स्ट स्टेप मैं ये करता हूं, नेक्स्ट स्टेप मतलब स्टेप 3 में मैं ये कर रहा हूं, देखो इसको, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको मैं हटाना चाहता हूं। मतलब अब मेरा इंटेंशन क्या था, इंटेंशन ये था कि मैं कोई भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कैसे करूं, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसीड्यूर्स ऑफ चार्जेस, चार्जिंग। तो हमने जो डिस्कस किया वो है एक फ्रिक्शन, एक कंडक्शन, और यहाँ पे इंडक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब इंडक्शन से मुझे इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है। अगर मैं इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना चाहता हूँ तो मतलब इस न्यूट्रल बॉडी में आइदर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। अगर मैं कहता हूँ कि ये न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज होगा, ऐसा ही तो होगा, दोनों मिलकर तो नहीं होगा, न्यूट्रल हो जाएगा फिर। तो मुझे ये पॉजिटिव चार्ज हटाना है, तो मैं क्या करूं, यहाँ पे इसको ग्राउंडेड कर, ठीक है। तो ये मेरा नेक्स्ट स्टेप था, ग्राउंडिंग कर दिया मैंने। अगर मैं ग्राउंडिंग कर दिया तो होगा क्या, होगा यूं कि ये सारा पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, समझ रहे हो ना। तो सारा पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, तो तुमने, अब तुम्हारे पास सिचुएशन कुछ ऐसा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ये तुम्हारे पास ग्लास रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है। तो अभी तुम इसको इसके सामने रख रहे हो, ठीक है, अभी तुम इसको इसके सामने रख रहे हो, इसके वजह से ये इसके सामने है, इसी वजह से ये जो नेगेटिवली चार्ज है वो भी इसी साइड में है। तो ये मेरा नेक्स्ट स्टेप था। तो करना क्या चाहता हूं, करना चाहता हूं कि इस बॉडी को मैं चार्ज करना चाहता हूं, अब इसको हटा दो, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको हटा दो, मतलब ये वाला जो ग्लास रॉड है इसको हटा दो, तो मैंने हटा दिया। अब समझने की कोशिश करो, ये वाला मैंने फोर्स चार्जेस किया, इसको मैंने हटा दिया, तो है नहीं यहाँ पे कोई ग्लास रॉड है ही नहीं, तो इसको मैंने अगर हटा दिया तो ये चार्जेस ऐसे थोड़ी ना रहेगा,
ये तो ऐसे इसलिए था क्योंकि ये प्रेजेंट, इसके प्रेजेंस में था, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे इस साइड में था। अब तो इसको हटा दिया तुमने ग्लास रॉड को, तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इस पूरे बॉडी पे जो न्यूट्रल बॉडी था इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया, मान लो ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ठीक है। अब पहले क्या था, ये बॉडी याद है, पहले एक कंडक्टर था जो कि न्यूट्रल था, इंसुलेटिंग स्टैंड में था, है ना। और अब क्या हो गया, अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो कैसे किया मैंने बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन चार्ज की। तो इंडक्शन प्रोसीजर में मैंने क्या किया, कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर को मैंने टच नहीं किया, माइंड इट, उसको मैंने टच नहीं किया, बिना टच किए हुए उसको मैंने चार्ज कर दिया, वो भी नेगेटिवली चार्ज हो गया। अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूं कि तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, वो न्यूट्रल है, तो सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, तो तुम्हारे पास एक कंडक्टर है जो कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल कंडक्टर। अगर अब मैं तुमसे ये पूछूं कि इस न्यूट्रल कंडक्टर को तुम पॉजिटिवली चार्ज बना दो, तो कैसे करोगे? अगर मैं पूछूं कि इस कंडक्टर को तुम पॉजिटिवली चार्ज बनाओ, तो सिंपल सी बात है, तुम यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आओगे यहाँ इसके सामने, है ना, तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज वहां चला जाएगा। तो मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको पता चल गया कि क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, है ना। ग्राउंडिंग करना है, नेगेटिव चार्ज हटाना है, नेगेटिव चार्ज हटा के इसको फिर से रखना है, ये यहाँ पे ही रहेगा, फिर इसको हटा देना है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग बॉडी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने ये बताया आपको कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन चार्ज ए बॉडी, ठीक है। तो प्रोसेस हमारे पास क्या क्या था, प्रोसेस हमारे पास फ्रिक्शन था। फ्रिक्शन मैंने तुम्हें ये बताया कि फ्रिक्शन में हम दो डिफरेंट बॉडी को रब करके चार्ज कर सकते हैं। मैंने ये बताया कि फ्रिक्शन ही वो फेनोमेना था, उसी से हमें पता चला था कि देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। मैंने ये बताया, ये तुम्हें पता भी है वैसे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एट द सेम टाइम हमने ये भी पढ़ा कि जो दूसरा प्रोसीजर है वो है कंडक्शन। कंडक्शन में हमें क्या करना है, कंडक्शन में कोई भी न्यूट्रल कंडक्टर हो उसको डायरेक्टली तुम कोई चार्ज बॉडी से टच कर देते हो तो उसका चार्ज उसमें शिफ्ट होता है, क्योंकि कंडक्टर है वो तो पैसेज देगा चार्ज को, है ना। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या था, नेक्स्ट प्रोसीजर था मेरे पास इंडक्शन। इंडक्शन में कैसे करना है, तो मैंने एक एग्जाम्पल ही साइड कर दिया तुम्हें कि इंडक्शन में तुम एक कंडक्टर को चार्ज करोगे और इंडक्शन प्रोसीजर अनटच होता है, वहां मतलब हम टच नहीं करते चीजों को, ठीक है। तो एक मैंने कर भी दिया और दूसरा मैंने तुम्हें होमवर्क दिया जो कि मैंने बता भी दिया कि कैसे करना है। आप मूव करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में पढ़ चुके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो उसी की तरह है इसका स्टेटमेंट भी। मैं स्टेटमेंट पहले बताता हूं, तुम लोग पॉज कर करके लिख लेना। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैं कह रहा हूं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो कहना ये चाहता हूं मैं कि मान लो मेरे पास एक बॉडी ए है और दूसरा बॉडी बी है, तो मैं ये कह रहा हूं कि सडनली तुम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे चार्ज जनरेट हो गया पॉजिटिव चार्ज, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तो तभी होगा जब इसने चार्ज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया इसको, ठीक है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था व्हेन ए बॉडी इज सेड टू बी चार्ज, तो इसका भी कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे मिल रहा है आपको, है ना। तो मैं ये कहने वाला हूँ कि ये बॉडी सडनली नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता, इसमें भी सडनली पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता। इसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, इसने वही इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, इसीलिए मतलब पहले अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर इसमें ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पहले इन दोनों को मिला के जो सिस्टम है मेरे पास, इस सिस्टम में जितना भी चार्ज था पहले, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद भी उतना ही चार्ज रहेगा, मतलब चार्ज इज कंजर्व, ठीक है। तो दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं फिर से स्टेटमेंट बता देता हूं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो नेक्स्ट जो है एडीडी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एडीडी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? मान लो मेरे पास एक सिस्टम है और इसमें मेरे पास कुछ चार्जेस ऐसे हैं, 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, +7 माइक्रोकूलम। ये एक सिस्टम था और इसमें मेरे पास कुछ चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट थे। ठीक है, तो अगर तुम्हें जानना है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, तो एडीडी प्रॉपर्टी कहता है कि सारा जो चार्ज है उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो इसको ऐड कर दो, 2 -3 +7 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इसको कर दो, देखो कितना होगा, 6 माइक्रोकूलम। तो दैट इज अबाउट एडीडी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट जो है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसको बताने से पहले मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख लेता हूं, Q इक्वल टू N, और इसको मैं ऐसे डिस्कस करूंगा। Q है तुम्हारा टोटल चार्ज, N है तुम्हारा इंटीजर, E है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने क्या बताया कि क्वांटाइज, ये जो प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी, ये है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में Q जो होता है वो Q इक्वल टू N ही होता है। तो इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा कि टोटल चार्ज कंटेन इन ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कहना ये चाहता हूं कि मान लो मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, और अगर तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ दैट बॉडी, तो तुम कहोगे कि हमें पता है Q इक्वल टू N, तो 12 इंटू E। अब E जो है, E बेसिक यूनिट, E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि टोटल चार्ज कंटेनिंग इन बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। E is the basic unit of charge and the value of E is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। बट यहाँ पे और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे मैंने बताया जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी हो सकता है, तो अगर प्रोटॉन होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर इलेक्ट्रॉन होगा ये चीज तो यहाँ पे माइनस होगा। सो अल्टीमेटली हम ऐसे लिखेंगे Q इक्वल टू प्लस माइनस N। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन हो तो माइनस आप दोगे, प्रोटॉन हो तो प्लस दोगे। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम सिचुएशन में हम Q इक्वल टू NE ही लिखेंगे। ठीक है, माइनस नहीं देंगे, माइनस इसलिए नहीं दे रहे हैं ताकि मतलब जब तक हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तब तक हम माइनस नहीं देंगे। अगर कोई वेक्टर यूज हो रहा है, कहीं पे वेक्टर आ रहा है, तो उस वेक्टर साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस यहाँ पे दे देंगे, बट मैक्सिमम जगह पे हम इसको प्लस ही रखेंगे। तो जैसे कि इसका आंसर क्या होगा, तो फिर ये 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आप कर लोगे, 16 12 32 192 तो 10⁻⁻19 कूलम। इसको ठीक से लिखते हैं, 1.92 इंटू 10⁻18 कूलम। तो ये हो गया आंसर इसका, है ना। क्या बताया था मैंने, एक सिस्टम है जिसके पास 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, उस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, तो हमने निकाल लिया इससे Q इक्वल टू N से। ठीक है, माइनस मैंने यहाँ पुट नहीं किया, मुझे बस मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज होगा, ये नेगेटिव होगा। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि आपका क्लास 10th स्टैंडर्ड में भी था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जहां पे आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, मैं लिख लेता हूं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in
1 कूलम ऑफ चार्ज। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूला यूज कर दोगे तुम, यही फॉर्मूला है। तो Q तुम्हें दे दिया 1 कूलम, N तुम्हें निकालना है और E तुम्हें पता है। ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ ठीक, मैसेज आया था ना इसलिए। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो कैसे सॉल्व करना है इसको, Q इक्वल टू N से सॉल्व करना है। Q वैल्यू दिया हुआ है, N तुम्हें निकालना है, तो ये निकाल दोगे तुम। मैंने पहले ही बताया ये कौन सा क्वेश्चन है जो कि क्लास 10th स्टैंडर्ड में होता है। 1.6 into 10 to the minus 9। तो इसका आंसर मुझे जहां तक याद है ऐसे ही होगा, 6.25 into 10 to the power 18 होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको चेक कर लेना, वैसे मुझे पता है यही आंसर होगा। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है। ठीक है, ये मैंने बताना भूल गया। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। देखो और एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हमने एक चीज मैंने डिस्कस किया कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मान लो मेरे पास एक बॉडी है ए, इससे मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हूं इसमें बी में। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हूं इसको समझने की कोशिश करो। उसके ऊपर प्रॉब्लम है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इन दोनों का अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में कह रहा था कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो मान लो मेरे पास एक बॉडी है ए और दूसरा बॉडी बी है, जिससे मैं ए टू बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हूं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जो रेट है वो है 10 to the power 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ठीक है, तो 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन तुम ट्रांसफर कर रहे हो कहां से, ए से बी तक। और सिंपल सी बात है, अगर इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है तो ये तो चार्ज हो रहा है ना। अब तुम कहोगे सर ये भी तो चार्ज होगा, ऑब्वियसली होगा, बट हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इससे डील करेंगे। ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन उठा के तुम यहाँ पे रख रहे हो, और कितना इलेक्ट्रॉन, एक ही सेकंड में तुमने 10 to the power 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो ए टू बी। तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम टेकन व्हेन द चार्ज ऑन बॉडी बी इज 1 कूलम। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम्हें वैसे ये वाला क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी किताब सॉल्व एग्जांपल में मिल ही जाएगा, शायद 1.1 ही होगा ये सॉल्व एग्जांपल जो है। ठीक है, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं 1.1 या फिर 1.2 तो होगा ही। तो क्वेश्चन बोल तुम वहां से लिख लोगे, मैं बस डिस्कस कर रहा हूँ इसको। तो एक बॉडी है ए और इससे तुम 10 to the power 9 नंबर इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ट्रांसफर कर रहे हो बी पे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, तो ये वाला बॉडी चार्ज हो रहा है। तब क्वेश्चन पूछ रही है इस बॉडी में चार्ज होते होते एक टाइम ऐसे आया कि इसमें चार्ज हो गया टोटल 1 कूलम। अब तुम्हें पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज होने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में पहले हम ये करते हैं कि तुम जो चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो ना, यहां से यहां तक जो चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो पर सेकेंड, पहले हम वो निकाल लेते हैं। ये चार्ज नहीं है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हें पता है कैसे निकालना है, Q इक्वल टू N, है ना, ये तो हमें पता था। तो N कितना है 10 to the power 9, E कितना है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। देखो यहाँ पे कूलम, मैंने जब क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाया था तब मैंने ये बताया कि N इज एन इंटीजर, बट यहाँ पे N पर सेकेंड है, तो यहाँ पे भी कूलम पर सेकेंड होगा, याद रखना। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तुम्हें वो 10 to the power 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड में दिया हुआ है, एक्चुअल थ्योरी में पर सेकेंड नहीं था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सेकेंड लिखा। ठीक है, मतलब ये रेट ऑफ चार्ज है, हाँ, कोई भी इंस्टेंट। तो इसको कर लेते हैं 1.6 into 10 to the power minus 10 हो जाएगा कूलम पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि यहां से तुम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो एट द रेट ऑफ 10 to the power 9 पर सेकेंड। ठीक है, अब तुमसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ये चार्ज हो रहा है, तो ये चार्ज होते होते कितना टाइम में इसका जो चार्ज है वो 1 कूलम हो जाएगा। अभी हमने क्या निकाला, अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अभी जस्ट हमने निकाला कि एक सेकंड में कितना चार्ज तुम ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है,
मतलब इसका मीनिंग क्या है पता है? इसका मीनिंग है कि 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम अगर है चार्ज, तो उस इतना चार्ज के लिए तुम्हारे पास टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकंड, 1 सेकंड, ठीक है ना? तो 1 सेकंड में तुम इतना कूलम चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो। इसको समझो पहले, इसी से मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसी से मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि पर सेकंड तुम कितना चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो। तो इसी को मैं लिखता हूं यहाँ पे कि 1.6 इंटू 1 रख कर दे रहा हूं मैं, तो 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम चार्ज होने में टाइम कितना लग रहा है? 1 सेकंड। समझ रहे हो ना? इसी को मैं अगर स्टेटमेंट में लिखूं तो 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम चार्ज होने में, मैंने लिखा नहीं बस ऐसे कर दिया, होने में टाइम जो लग रहा है वो है 1 सेकंड। देयरफॉर यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहा हूं, 1 कूलम चार्ज होने में जो टाइम लगेगा वो है 1/1.6 इंटू 10⁻10 इतना सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? यही तो था क्वेश्चन, तो यही था, 1 कूलम चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा वो तो निकाल लिया मैंने, है ना? सिंपल सा प्रॉब्लम था, यूनिटरी मेथड यूज किया मैंने। तो इसका जो भी आंसर आएगा ना वो सेकंड में आएगा। ठीक है, तो मैं इसमें यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, तुम कर लेना। फिर इस सेकंड को जब तुम चेंज कर, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा सेकंड आएगा, 10 टू दी पावर ये ऊपर उठ जाएगा ना, तो इसका आंसर तुम देख लोगे, कैलकुलेटर से कर लेना। मतलब जो यहाँ पे एक्चुअल आंसर होगा वो नियर अबाउट 198 ईयर्स, ऐसा कुछ आंसर आएगा। ठीक है, ये किताब में सॉल्व किया प्रॉब्लम है, मैंने बस बताया कि कैसे सॉल्व किया उन्होंने। ठीक है, तो मैंने तुम्हें ये डिस्कस करके बताया कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सेकंड में आएगा, ये चीज बता देता हूँ, सेकंड में आएगा, सेकंड से मिनट तुम कन्वर्ट कर लोगे, मिनट से आवर, मंथ, ईयर, ये सब तुम कन्वर्ट कर लोगे, है ना? तो करने के बाद ये आएगा 198 ईयर आएगा। तो देखो 1 कूलम यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन देना चाहता है ऑथर, वो कहना चाहता है कि 1 कूलम, सिर्फ 1 कूलम चार्ज, सिर्फ 1 कूलम चार्ज करने में तुम्हें कितना टाइम लग गया? 198 ईयर, 198 ईयर्स लग रहा है, नियर अबाउट 200 ईयर्स, नियर अबाउट 200 ईयर्स लग रहा है 1 कूलम, किसी भी बॉडी को 1 कूलम चार्ज करने में। मतलब 1 कूलम जो है वो बहुत ही लार्ज चार्ज है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो इसीलिए देखो, जब मैंने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया था मैंने, तब मैंने ऐसे कुछ लिखा था, 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम +7 माइक्रोकूलम, ऐसे कुछ लिखा था मैंने। माइक्रोकूलम इसीलिए लिखा था, एक्चुअली माइक्रोकूलम इसीलिए लिख रहा हूँ कि माइक्रो में ही रिप्रेजेंट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। 1 कूलम में तुम्हें ज्यादातर जितना भी तुम न्यूमेरिकल करोगे आगे जाके, तुम्हें जितना भी न्यूमेरिकल्स मिलेगा, मैक्सिमम टाइम में तुम्हें वही मिलेगा, माइक्रो कूलम में ही मिलेगा। कूलम में बहुत ही कम मिलेगा, मतलब एक्सेप्शनल केस मिलेगा। मतलब ऑथर ये कहना चाहता है कि मैं माइक्रो कूलम इसीलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इतना, ये जो चार्ज है बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज, इसमें इतना टाइम लग रहा है तुम्हें, है ना? 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड तुम ट्रांसफर कर रहे हो, 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड तुम ट्रांसफर कर रहे हो, समझ रहे हो ना? 1 सेकंड में 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, 1 सेकंड में तुम 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो, फिर भी 1 कूलम होने में 198 ईयर्स लग रहा है। चलो आगे बात करते हैं। मैं फिर से उसी डायग्राम में चला जाता हूं जिससे मैंने डिस्कशन स्टार्ट की। मतलब मैंने कहा था तुम्हें कि अगर कोई भी चार्ज में ऐसे रख देता हूं तो वो चार्ज क्या करता है, उसके सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट कर लेता है, और उस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसी से स्टार्ट किया था मैंने, याद होगा तुम्हें। तो देखो, अगर कोई भी चार्ज को मैंने ऐसे ही रख दिया तो वो उसके सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट कर देता है। उस फील्ड का इफेक्ट कितने तक है या नहीं है, मतलब कहां तक उसका लिमिट है, वो जानने के लिए हम और एक चार्ज यूज करते हैं Q0, जिसको मैंने टेस्ट चार्ज कहा है ना, टेस्ट चार्ज। उस टेस्ट चार्ज को मैं अगर यहाँ पे रख देता हूं इसके फील्ड के अंदर, तो वो रिपेल करेगा, दोनों प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्ट करेगा। मतलब फील्ड के अंदर इसको रखता हूं तो ये इसका इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, तो फिर इसका डेफिनेशन कैसे पता करेंगे हम? तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज, है ना?
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज अप टू व्हिच द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मतलब इसके रेंज के अंदर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब प्लस और माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगा, प्लस प्लस होगा तो रिपल्शन होगा। तो मैंने इसलिए इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा बताया, इट इज द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब सोर्स चार्ज अप टू व्हिच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, वैसे कुछ और बताने वाला हूँ। तो मैंने एक चार्ज रख दिया, अब जो भी हम डिस्कस करेंगे, अब जितना भी चीजें हम डिस्कस करेंगे सब में जो मेरा टेस्ट चार्ज होगा वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होगा। तो मैं ऐसा कुछ डायग्राम नहीं रख रहा हूँ, तो तुम समझ लो कि मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो चार्ज रखा हुआ है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है लेट अस कंसीडर कि ये r है। तो एक चीज तो हमें पहले से ही पता था कि अगर कोई भी टेस्ट चार्ज को आप सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो डिपेंडिंग अपॉन द साइन, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द चार्जेस वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा, वो हमें पता था। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया वहां पे भी मैंने वही बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज अप टू व्हिच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कि फोर्स है। तो अब ये जो फोर्स है, जो फोर्स कह ही रहा हूं, ये फोर्स कितना है ये मुझे पता नहीं था। बस हमें पता था अगर कोई सोर्स चार्ज है तो वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता है, कोई टेस्ट चार्ज उस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो वो वाला फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो एक्चुअली वो फोर्स है क्या, तो उसी को जानने के लिए हमें कूलॉम ने गाइड किया था। तो कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हम अब स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहता है, मैं पहले स्टेटमेंट लिख लेता हूं, लिख के चलता हूं, ठीक है, तुम भी लिखो। तो it states that the force of attraction or repulsion between two point charges placed in vacuum is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges। तो देखो इसका स्टेटमेंट वैसे तुम लिख लोगे, states that the force of attraction or repulsion, attraction पॉजिटिव नेगेटिव होगा तब, रिपल्शन पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा तब, between the two point charges placed in vacuum। तो हम वैक्यूम के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट इशू है, इसको मैं डिस्कस करूंगा। is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges। ठीक है, ये तो तुम लिख लोगे, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, तुम लिख लेना। तो जैसे कि मैंने बताया मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू जो कि सोर्स चार्ज था, और एक प्लस क्यू है क्यू नॉट जो कि टेस्ट चार्ज था। अब मैं सोर्स टेस्ट ये सब नहीं बोलूंगा, ठीक है, वो तो बता दिया। तो इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या कह रहा है, देखो मैथमेटिकली मैं लिखूंगा तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, मतलब क्यू क्यू नॉट, है ना, और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये लिखा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो देखो इसको मैं अगर कंबाइन कर देता हूं, सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, सो एफ इक्वल टू सम कांस्टेंट क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे जो k है ना, जो कांस्टेंट है,
उस k का वैल्यू बताया 9 इंटू 10⁹ इन ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होगा, ये देख लो k क्या है, एफआर स्क्वायर क्यू क्यू नॉट। ये क्या है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इस k का यूनिट है 9 इंटू 10⁹। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज बीन फाउंड द वैल्यू ऑफ k इज दिस मच। और यहाँ पे k का जो वैल्यू है ना, वो बताया कि k एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो गया, तो फिर 9 इंटू 10⁹, ये ऐसा यूनिट होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर मैं कूलम फोर्स का एक्सप्रेशन लिखूं तो ये कुछ ऐसा होगा, therefore F equal to 1/4 pi epsilon naught Q Q naught by R square। तो ये तुम्हारा अल्टीमेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये कूलम लॉ की स्टेटमेंट से आ गया। यहाँ पे इसको रिमूव किया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k आ गया। मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड k इज 9 into 10⁹, दिस इज अ यूनिट, और k का वैल्यू बताया 1/4 pi epsilon naught। तो यहाँ पे मेरे पास और एक नया टर्म आ गया जो कि है एप्सिलॉन नॉट। चलो इसको डिस्कस करते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, F क्या है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q नॉट बाई R स्क्वायर। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक मैंने वैक्यूम लिखा था, स्टार मार्क भी दिया, याद है ना। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। मतलब ये एक मीडियम प्रॉपर्टी है, मतलब मटेरियल मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगी। यहाँ पे जो मीडियम है मैंने वो वैक्यूम लिया, मतलब फ्री स्पेस लिया। ठीक है, तो फ्री स्पेस के लिए ये वाला इफेक्ट। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि एप्सिलॉन नॉट जो है, जिसको मैंने इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहा, और अगर वो मीडियम पे ऊपर डिपेंड करता है, इसका मतलब ये टर्म तो यहाँ पे है, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी मीडियम के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो एप्सिलॉन नॉट एक्चुअल फिजिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो मेरे पास ये चार्ज था और ये वाला चार्ज है ना, और यहाँ के इन बिटवीन जो मीडियम है वो है वैक्यूम। तो वैक्यूम होने की वजह से जिस हिसाब से ये जो सोर्स चार्ज है इसको फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, मतलब एक्चुअली इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक्चुअली फील्ड लाइंस के बारे में हम बाद में करेंगे। तो हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज परमिटेड थ्रू द मीडियम। ठीक है, फील्ड लाइंस क्या है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। बस अब तुम बस ऐसे समझ लो कि जब वैक्यूम था तो ये वाला चार्ज इसको जितना फोर्स दे रहा था, अब इन दोनों का मीडियम मान लो मैंने एक इंसुलेटर क्रिएट कर दिया, यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, इंसुलेटर। ठीक है, तो पहले जितना फोर्स ये इसको दे रहा था, अब इंसुलेटर है उतना फोर्स नहीं देगा। मान लो यहाँ पे एक मीडियम है जो कि वाटर है ना, वाटर है, तो वैक्यूम में जितना फोर्स ये इसको दे रहा था, अब मीडियम चेंज कर दिया, इन दोनों के बीच का मीडियम मैंने वाटर रख दिया, तो उतना फोर्स ये इसको नहीं देगा। तो वही प्रॉपर्टी शो करता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बोला था मैंने इसको कि हाउ मच इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज परमिटेड थ्रू द मीडियम। तो लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। वैसे मुझे लगता है कि अब तुम समझ रहे हो कि ये मैं क्या कहने चाह रहा था यहाँ, है? तो आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब फ्री स्पेस ना हो तो फॉर ए गिवन इक्वेशन नंबर 1 दिया मैंने, फॉर ए गिवन मीडियम, मतलब मैं कह रहा हूं कि अब अगर फ्री स्पेस ना हो तो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स वो मीडियम का होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन भी मीडियम होगा। नॉट लिखा, ये जीरो जैसे लिखा मैंने, नॉट जो कि फ्री स्पेस रिप्रेजेंट कर रहा था, मीडियम लिखा मैंने। देखो यहाँ पे डिस्टेंस मैंने चेंज नहीं किया, मतलब वही डिस्टेंस था, वही चार्जेस थे, बस उसका मीडियम चेंज कर दिया। तो अकॉर्डिंगली परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम आ गया। एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, एप्सिलॉन एम इज व्हाट, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैंने वहां पे स्टार मार्क मारा था ना, तो इसी वजह से दिया था कि इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब देखो तुम अगर यहाँ पे भी नॉट लगा देता हूँ मैं, 0। अगर तुम्हें कहूँ कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को तुम डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे,
तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करो, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो एफ नॉट बाई एफ एम ऐसा कुछ आएगा। तो देखो एफ नॉट क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये सब कट जाएगा है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे एप्सिलॉन एम रहेगा। ठीक है, तुम कर दो, ये सिंपल से सिंपल है बहुत, कर दोगे। ठीक है, तो इस ये जो रेशियो है ना, इसको हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी इसको के भी लिखते हैं। तो एफ नॉट बाई एप्सिलॉन एम को हम एप्सिलॉन आर कह रहे हैं, मतलब एप्सिलॉन आर जो है वो है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अगर मेरे पास सिर्फ इतना है ऐसे ऐसे, इससे मैं एप्सिलॉन एम लिख सकता हूं एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मैंने बताया इन दोनों का रेशियो को मैं कह रहा हूं एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 2 में मैं इसको पुट कर रहा हूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन एम का वैल्यू मैंने पुट कर दिया यहां से, क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, सिंपल है, इसमें डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया, तुम करोगे तो वैसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा आया, अब तुम मुझसे पूछोगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी और व्हाट इज के। के को डायरेक्टली कांस्टेंट भी कहते हैं, अभी हम के बात नहीं करेंगे, चैप्टर 2 में इसको इलाबोरेटली डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, तो उसका डेफिनेशन तो तुम्हें पता ही है क्या है, देखो यहाँ पे है डायरेक्ट डेफिनेशन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट सर्टेन डिस्टेंस to the force of attraction and repulsion between the same charges placed at same distance but in a certain medium। ठीक है, तो मैंने कहा कि what is the definition of relative permittivity, तो relative permittivity का डेफिनेशन क्या है, इन दो फोर्सेस का डेफिनेशन है, रेशियो है, सॉरी इन दो फोर्सेस का रेशियो है। ये वाला फोर्स कब है, जब वैक्यूम में प्लेस किए हो दो चार्ज को किसी एक सर्टेन डिस्टेंस में, ये वाला फोर्स क्या है, वही चार्ज को जब तुमने वही डिस्टेंस पे मीडियम पे तुमने रख दिया, तो इन दोनों फोर्सेस का जो रेशियो होगा वो होगा रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है।